हेलो 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 हेलो। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। राम राम साहब। बच्चों, सबसे पहले भैया सॉरी, क्लास थोड़ी लेट हो गई क्योंकि एक तो सुबह नींद लेट खुला, और फिर जब स्टूडियो आया तो फिर यहाँ पे माउस काम नहीं कर रहा। तो 3 नया माउस लगाए, तब उनमें से कोई एक काम किया, तब जो है क्लास स्टार्ट हो पाई। ये हुआ है आज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नमस्कार साहब, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसन बा हो? एक तो माइक के तार इतने उलझे पड़े ना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा इसके बाद। ऐसे भी आज क्लास में मन नहीं कर रहा। वाह, तुम्हारा भी ठीक है। देखो, क्लास में मन नहीं कर रहा। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था, पर क्या करे भैया, क्लास चलनी पड़ेगी। क्योंकि कल एक्स्ट्रा क्लास भी तो लेनी है, जीवन के तार की तरह। हाँ, पता क्या बोलता है, कोडवर्ड में बात कर रहा, कोडवर्ड में। चलो भैया, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज चैप्टर हम लोग कर देंगे दी एंड। ठीक है। यस। ठीक है। लास्ट क्लास में कुछ हमने कुछ आपको होमवर्क दिए थे, 2 क्वेश्चन के तौर पे। उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखते हैं, जाओ पढ़ो भैया, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, बताइए। बेटा, कल एक्स्ट्रा क्लास तो रहेगा। आप टेस्ट बाद में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेस्ट बाद में, मतलब आपका क्लास बाद में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दिन भर तो टेस्ट दोगे नहीं, शाम को वापस तो आओगे ही सही, है ना। बताओ क्या आंसर है इसका। बेटा, रेस्ट तुम्हें बहुत दे दिया है मैंने, याद करो। लास्ट वीक 2-2 छुट्टियां थी तुम्हारे पास। ठीक है, लास्ट वीक 2-2 छुट्टियां थी तुम्हारे पास। प्रॉब्लम ये है ना कि जब मैं तुम्हें बीच वीक में छुट्टी दे देता हूँ, उसका जिक्र कोई नहीं करता। संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले ली। सही, ऐसे कैसे कर रहे हो यार आप, ये बड़े नहीं लग रहा आप। यहाँ देखो, 50 ओम प्रतिरोध के धारामापी से 3 वोल्ट की बैटरी और 2950 का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है। धारामापी स्केल के 30 भागों पर पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। ठीक। अब वो कह रहा है कि विक्षेप को 20 भाग तक रोकने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना लगाना चाहिए। बात जरा सुनेंगे। सवाल यह है कि जो 30 भाग, ये जो 20 भाग कह रहा है ना, ये क्या है सर? आपके गैल्वेनोमीटर में रीडिंग जो होती है, रीडिंग जितने खंड होते हैं उन खंडों की संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है ना। हाँ, तो 30 खंड पूरे विस्थापित हो रहे हैं। अगर मुझे उसको 20 पे लेके आना है तो क्या फर्क पड़ेगा। यहां पर समझते हैं कि हमारे पास जो है ना, जितने सेक्शन आते हैं हमारे पास, है ना, जितने भाग मैच करते हैं उतने मेरे पास धारा होती है। तो इनडायरेक्टली आपको ये धारा के बारे में जानकारी दे रहा है, I1, और बात के लिए I2। ये आपको धारा के बारे में जानकारी दे रहा है कि जितना ज्यादा विक्षेप होता है उतना ज्यादा सर्किट में करंट आता है। हाँ सर, तो हम ये कह रहे हैं कि सर्किट में आने वाली करंट जो है समानुपाती होता है विक्षेप के, और जितना विक्षेप होगा उतने ही ज्यादा मेरे पास भाग नजर आएंगे। सर भाग मतलब ये भाग, समझ रहे हो क्या? हाँ सर, बात करेक्ट है ना। चल जाएगा क्या? अब बात समझते हैं, पहले बात समझते हैं। तो उसने कह रखा है कि शुरुआत में मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, 3 वोल्ट की बैटरी है। 3 वोल्ट का बैटरी था, है ना। और 3 वोल्ट की बैटरी के साथ 2950 का प्रतिरोध लगा रखा है श्रेणी क्रम में। ठीक सर। तो एक तो 50 ओम का गैल्वेनोमीटर है,
एक उसके साथ में प्रतिरोध लगा रखा है, ये मेरे पास सर्किट बोला हुआ था। 3 वोल्ट का बैटरी, 50 का ये था, 2950 का ये था। क्या हम इसके लिए आने वाली करंट I1 निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, निकाल सकते हैं। तो आने वाला करंट I जो होगा वो E बटा R इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो आने वाला I1 3 वोल्ट का बैटरी और कुल प्रतिरोध कितना, 50 प्लस 2950 कितना, 3000 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। बाद में हमसे कहता है कि धारामापी स्केल पर अब हमें 20 भाग तक उसको रोकना है, तो श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाया जाए, मतलब इसकी जगह पर कितना रेजिस्टेंस लगाएं ताकि आपको अब जो करंट मिल रहा है वो 20 भाग के समान हो। चलो ठीक है सर, नया करंट I2 आया होगा, समान बैटरी के साथ, धारामापी तो रहेगा ही रहेगा, और आपने एक प्रतिरोध R लगा दिया समीकरण नंबर 2, चल जाएगा? हाँ सर। एक काम करते, दोनों का भाग देते हैं। भाग देंगे, ज्यादा देखना, अगर इस पॉइंट को ध्यान रखा जाए तो यहां से हमारे पास जो धाराओं का अनुपात आएगा इनके भाग के अनुपात में आएगा। पहले केस में पूरे 30 भाग का विचलन था और अभी 20 भाग का विचलन है, काटा पेटी करो भी कितना, 3/2 आएगा। हाँ सर, तो धाराओं का अनुपात मुझे पता है, उस चीज को उठा के बस यहां पर रखने का है। 3 से 3 घटेगा, ये कितना है पास, 3/2 आएगा, ये जाएगा ऊपर, 50 प्लस का आर डिवाइड में कितना, 3000 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वे 3 इंटू 3 9000, तो ये हो गया, इक्वल में कितना, 2 इंटू 50 कितना, 100 हो गया, प्लस में कितना 2R हो गया। हाँ से इसको लाएंगे इस तरफ, कितना बचेगा, 8900, तो ये हुआ है, इक्वल में कितना 2R हुआ है, आने वाला R का वैल्यू कितना, 8900 डिवाइड में कितना 2 है, तो 248 50 4450, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, इसमें कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं थी। ठीक है, ये भी आपका लास्ट क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 500 ओम है, परास कितना 10 वोल्ट है, इसे 10 एम्पियर की परास के अमीटर में चेंज करने का है। तो कुल मिलाकर बोल रहा है कि मुझे एक गैल्वेनोमीटर से मुझे अमीटर बनाना है। बस कंफ्यूज करने के लिए उसने इसको वोल्ट मीटर कह दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात कर लेते हैं। सर इसका इसका जो प्रतिरोध है वो दे रखा है 500 ओम, इसकी जो रेंज रखी, रेंज किसकी, गैल्वेनोमीटर की, 10 वोल्ट दे रखा है। हम इससे करंट निकाल सकते हैं कि इसमें अधिकतम कितना विक्षेप का करंट आ सकता है। हाँ सर, रखा जाए तो 10/500 सॉल्व करने पे मेरे पास कितना, 1/50 मेरे पास आएगा, या बोले मेरे पास कितना, पॉइंट का 02 एम्पियर, चल जाएगा? हाँ सर। अब वो कहता है कि मुझे इसे 10 एम्पियर के परास के अमीटर में चेंज करना है। याद करते सर, अमीटर में चेंज करने के लिए आप लोग इसके समांतर में एक छोटा सा शंट लगा देते हो, छोटा प्रतिरोध लगाता है। हाँ सर, बात तो करेक्ट है। याद करते हैं सर, टोटल करंट कितना, आई आया करता था, उसमें से IG यहां जाया करता था, इसका प्रतिरोध RG लिखते थे, और यहां पे मेरे पास कितना, I माइनस IG इंटू एस लिखता था। अरे हाँ सर, हमें एक एक पॉइंट याद है, याद रखते हैं सर, दोनों समांतर में है तो इन पे आने वाला विभवांतर सेम टू सेम आता है। कितना मेरे पास, I माइनस IG इंटू कितना एस बन, परास तो देखा जाए, IG का मान 0.02, RG कितना मेरे पास 500 ओम, इक्वल में I का मान कितना 10 माइनस का पॉइंट का 0.2, साथ में कितना, ये शंट आपका S हो गया। ठीक, उसको लाएंगे, भाग देंगे, तो आने वाला S कितना, पॉइंट का 0.2 इंटू कितना 500 डिवाइड में जब इनको घटाओगे कितना, 0.98 आएगा, 0.98 मेरे पास आएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाए, सॉरी पॉइंट, तो ये ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 9.98 आएगा। देखो 10 माइनस 0.02 सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 ही आएगा, 10 माइनस 0.02 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 आएगा, लेकिन फिर मन हो तो 9.98 मेरे पास आएगा, 9.98 आएगा, फिर भाग देना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं आसान कर रहा हूं। देखो इसके 2 पॉइंट से इसके 2 जरूर डाल लेते हैं, 5 इंटू 2 कितना 10, 10/10 कितना मेरे पास है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 ओम के आसपास, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 ओम के आसपास मेरे पास आएगा। तो समांतर में हमें 1 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? अरे बोलो मेरे दोस्तों, क्या ये सवाल आप सभी ने कर लिया है?
क्या ये क्वेश्चन आप सभी लोगों ने कर लिया है क्या? डन। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं थक रहा हूं आजकल यार, थकावट हो रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, आगे बढ़ेंगे कहानी को। लेक्चर नंबर 12 है आज का, लास्ट लेक्चर होगा। सॉरी, हाय हाय, तबीयत खराब सी लग रही है मेरे को। भगवान जी तबीयत खराब ना करना इस टाइम पर। सिलेबस बड़ा सारा बाकी है और छुट्टियां नहीं है मेरे पास। हाय, तेरा मेरा प्यार है। अच्छा एक बात और लिख लेना, एक कुछ पॉइंट इसमें और भी हैं, जैसे कि आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श एमीटर क्या होता है, समझेंगे? हाँ मैडम, भी करवा दें उसको। क्लास बंद चालू हो रही थी, क्या बात कर रहे हो? सुनिएगा क्या कहते हैं। आदर्श एमीटर आदर्श वोल्टमीटर से मतलब क्या है? सुनेंगे कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई आदर्श एमीटर है, आइडियल एमीटर है, आप जरा सोचिएगा कि सर हमें जिस परिपथ में धारा का मापन करना होता है मुझे वहां पे अमीटर लगाना पड़ता है। मुझे जिस जिस भुजा में आपको धारा का मापन करना होता है वहां पे आपको अमीटर श्रेणी क्रम में लगाना पड़ता है। मैंने लिखवा था, याद करो कि अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर में शंट लगाते हैं, लेकिन जो अमीटर जो उपकरण है उसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सर कैसे? कैसे समझाता हूं, देखो कि मान मेरे पास ऐसा कुछ सर्किट है। मान लो ऐसे, ठीक है, ये मेरे पास सर्किट है, ये मेरे पास कुछ प्रतिरोध R1 रहा होगा, ये मेरे पास कितना R2 रहा होगा, ये मेरे पास बैटरी E रहा होगा। अब मुझे कहाँ करंट निकालना है उसके हिसाब से मैं मीटर को जोड़ सकता हूं। अगर मुझे करंट निकालना कि भैया इस प्रतिरोध में कितना करंट गया होगा, तो मैं मीटर यहां कनेक्ट कर दूंगा, लो होया काम। अगर मुझे करंट यहां निकालना हो, इसमें निकालना हो, तो मीटर में यहां कनेक्ट कर दूंगा, A2 वो मुझे इस भुजा का करंट निकाल के देगा। अगर मुझे बैटरी से निकालना करंट निकालना हो तो बैटरी से जुड़े हुए तार में यहाँ पे अमीटर लगा दो, तो आपको यहाँ रीडिंग दे देगा। समझ रहे हो? तो जहां की रीडिंग आपको निकालना होता है उस हिसाब से ये भाई साहब काम करते हैं। आपको जहां का रीडिंग निकालना होता है उस हिसाब से काम करता है। तो जिस भुजा में निकालना है वहां पे अमीटर लगा दो, यहां निकालना है यहां लगा दो, यहां निकालना है यहां लगा दो, तो जिस भी भुजा में हमें करंट निकालना हो वहां पे अमीटर लग जाता है। और जो आपका आदर्श अमीटर होता है ना, आइडियल जो अमीटर होता है, आइडियल अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। मतलब इसमें किसी भी तरह का पावर लॉस नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह का पावर लॉस नहीं होता है। इतना कुछ चमका रखा है मेरे को, इतना तो मैं हूं भी नहीं। ठीक है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध भाई कितना होता है? प्रतिरोध से शून्य होता है, मतलब इसमें कभी कोई पावर लॉस नहीं होता है, इसमें कभी कोई आपकी एनर्जी की हानि नहीं होती है, कोई आपका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता ना। बिल्कुल एकदम परफेक्ट चीज कि भैया इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो होता है। और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि भाई जिस भुजा में करंट निकालना है वहां करंट आ रही है, अगर इसका कुछ प्रतिरोध होता तो वहां पे करंट कम हो जाता। हम जानते हैं ना कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अगर इसका अमीटर का कुछ प्रतिरोध होता तो एक प्रतिरोध पहले से ही है, तुम भी आ गए, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। सब बात तो करेक्ट कह रहे हो आप, है ना? बोलो भैया, बात क्लियर है क्या? देवताओं, क्या हमें बात क्लियर है? है ना? नहीं जवाब देंगे, ऐसे बात करते हैं। अगर बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास बात किया जाए किसकी? आइडियल वोल्ट मीटर की। सब वोल्ट मीटर परिपथ में लगता है समांतर में। वोल्ट मीटर जो है परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। अच्छा, पहली बात तो आइडियल वोल्ट मीटर
जो आपका आइडियल वोल्ट मीटर होता है का जो प्रतिरोध होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है भाई वो लिखा जाता है अनंत, इनफाइनाइट। मतलब इसमें से कभी कोई करंट पास नहीं हो सकता, इसमें से कभी कोई करंट पास नहीं हो सकता है। और ये जो है वोल्ट मीटर, ये जुड़ता है समांतर क्रम से। कैसे? देखो वही डायग्राम है, वही डायग्राम बनाता हूं। ये हो गया ईएमएफ ई हो गया, रेजिस्टेंस R1 हो गया, R2 हो गया। सर करंट निकालना था तो हमने वहां पे मीटर जोड़ दिया। तो मुझे निकालना पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो जहां भी निकालना है उसके सिरों पे वोल्ट मीटर लगा दो। मान लो मुझे यहां निकालना है तो इसके सिरों पर ऐसे ऐसे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और वोल्टेज माप लेंगे। तो सही है। जहां पर भी मुझे निकालना है आपका पोटेंशियल ड्रॉप, उसके सिरों पर, उसके एंड पर वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, अपना काम हो जाएगा। और हमने कहा है कि इसका प्रतिरोध कितना अनंत होता है, मतलब यहां पे जो करंट पहले आ रही थी आज भी उतनी ही आएगी और इस R2 से सेम करंट फ्लो होगा, इस R2 से सेम करंट फ्लो होगा, क्योंकि भाई V तो अनंत है, अनंत प्रतिरोध, तो उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में होता है, एक्चुअल में क्या होता है, इसका प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है लेकिन अनंत नहीं बन पाता। तो थोड़ा बहुत उसमें करंट जाता ही है। लेकिन हम बात करें आदर्श आइडियल कि भाई सबसे बढ़िया क्या हो सकता है, भाई सबसे बढ़िया तो ये हो सकता है कि अगर मेरे पास आइडियल वोल्ट मीटर है तो इस पे से कोई करंट नहीं जाता है, सारा करंट यहां से निकलता है। क्या ये पॉइंट हमें याद रहेंगे? क्या क्या ये पॉइंट हमें याद रहेंगे क्या? सीधे सिंपल आसान से पॉइंट, में कोई बहुत खतरनाक वाला मामला है नहीं। क्लियर है? अच्छा सर इस पर सवाल कैसे घुमा सकता है, देख लो। सीधा सिंपल आसान सवाल बनता है, कोई खतरनाक चीज नहीं है। मानो कि मेरे पास एक तरह से व्हीट स्टोन बन रहा है, ठीक है? और ठीक है, अब कायदे से बात वही है। सर वोल्ट मीटर लगा रखा है, हाँ सर, है ना? तो सर वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल ड्रॉप का मेजरमेंट करता है। तो जिन दो सिरों पे आपने लगाया है, जिन दो सिरों पे हमने वोल्ट मीटर को लगाया है, उनके बीच का विभवांतर वो मापता है। जैसे कि मैंने यहां कनेक्ट किया है और यहां कनेक्ट किया, तो इनके बीच में वोल्ट मीटर है, तो ये बी और डी के बीच का विभवांतर निकाल के देगा, ये बी और डी के बीच का विभवांतर निकाल के देगा। पर मेरा सवाल ये है कि सर सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? ओहो सर, उसके लिए तो मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। पर ध्यान से सोचो, सर व्हीटस्टोन तो है पर बैलेंस नहीं है, व्हीटस्टोन तो है पर बैलेंस नहीं है। 3/6 1/2 होता है, 6/3 2/1 होता है, सर तो बैलेंस नहीं है। आपने तो हमें सिर्फ बैलेंस वाला करवाया, आपने हमें बिना बैलेंस वाला करवाया ही नहीं है। सही बात है, पर ध्यान समझो क्या लग रहा है, वोल्ट मीटर। कुछ नहीं बोला है तो आइडियल वोल्ट मीटर है, कुछ नहीं बोला मतलब आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल मतलब क्या है कि तुम्हारा प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब कि इसमें से कभी कोई करंट पास नहीं होगा। अगर इसमें से करंट पास नहीं होगा तो करंट उसका उसमें निकल जाएगा, इसका इसमें निकल जाएगा। कोई समस्या होगी क्या? बोलो। अगर मेरे पास वोल्ट मीटर जो है वो एक हाई रेजिस्टेंस का उपकरण है कि सर मेरे पास ये जो है इसका प्रतिरोध होता है अनंत, तो भैया ऊपर का मामला ऊपर ही सिमट गया, है ना? नीचे का मामला नीचे सिमट गया। तुम 3 6 6 3, कोई लोड ही नहीं है, कोई लोड ही नहीं है, बात खत्म। सर ऊपर के दो श्रेणी क्रम में, नीचे के दो श्रेणी क्रम में, इनका तुल्यमान निकाल सकता हूं क्या? सर 9/2 हो जाएगा, दैट इज 4.5।
ओके सर, तो आने वाला धारा ई बटा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। बोलो मास्टर, तो ई कितना 30 है, ये 4.5 है। ओ माय गॉड, 3 से काटूंगा कितना 10 बार में, ये 1.5 बार में, जीरो लगाओ, बटे में 15 लिखो, 5 से काटो, 20/3। अरे हमारे भगवान, मैं तो थक गया। बोलो, क्या कहानी हमें समझ में आया है क्या, कि आइडियल होने से चीजें कैसे चेंज हो जाती हैं। अगर चीजें एकदम आइडियल हैं तो उनसे चीजें किस प्रकार से चेंज हो सकती हैं। ठीक है, हालांकि ये आप अभी तक जो काम करते आए हो बिल्कुल वैसे ही सवाल सोल्व करना है, इसमें कुछ खास अलग इसमें होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। एक सवाल आपसे और पूछ लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, वोल्ट मीटर व अमीटर का पाठ्यांक या रीडिंग बताओ। बताओ भैया, कैसे करेंगे। वह कुछ अलग नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, कोई इसमें भयंकर मैथ्स नहीं है। सिंपल फंडा है सर। क्या सर हमने पढ़ रखा है हमने पढ़ रखा है कि सर वोल्ट मीटर क्या करता है, जिन दो सिरों पे उसको जोड़ा गया है वहां पे विभवांतर का मापन करता है, करेक्ट। और अमीटर क्या है, जहां जोड़ा हुआ है वहां पे धारा निकाल देता है। सब बात करेक्ट है। चलो बात करता हूं सर। सबसे पहला वोल्ट मीटर, सर वोल्ट मीटर यहां पर है, तो उसे वो लगा रखा है यहां और यहां, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही, मतलब 2 और 3 मिला के, 2 और 3 का मिला के पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। सर 2 और 3 कितना, 5 होगा। अरे हाँ सर, हाँ सर, तो एक काम करो, इसको कितना V1 कह दूं, इसको V2 कह दूं। तुम लोग जानते हो ये पूरा का तार इसके समांतर है, समांतर है भैया, तो इसे मिलेगा पूरा का पूरा 18 वोल्ट। वो 18 वोल्ट ये दोनों आपस में बांटेंगे प्रतिरोध के अनुपात में। हाँ जी सर। अब 2 + 3 कितना, 5, तो ये हो गया, 4 ये हो गया, मेरे को चाहिए V1। बहुत सही, तो V1 का वैल्यू खुद का अनुपात 5, अनुपातों का योग 9, टोटल कितना था 18, भाग दिया कितना 10 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 10 वोल्ट का होगा। वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो कितना, 10 वोल्ट निकल के आएगा सर। बहुत सही, बहुत सही। क्या यही 18 वोल्ट यहां पर भी मिलने वाला है, क्योंकि पैरेलल में है। तो इसके लिए ही अगर बात करें, V = I × R। V कितना 18 है, करंट I निकालना है, प्रतिरोध कितना 3 और 3 6 हो गया, तो आने वाला करंट 18/6 3 एम्पियर। बहुत सही, ये आपकी अ मीटर का रीडिंग आ गया। तो सवाल हमने इसके ऑलरेडी किए हुए हैं, बस अब आपको एक्चुअल में दिखा रहे कि भाई हाँ, अगर मुझे यहां करंट पूछेगा तो यहाँ पे अ मीटर लगाएगा, अगर मुझे इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएगा। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं बहुत लंबे वक्त से। क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या, क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या। डन है, चलो ठीक है, बढ़िया। सर इस पे अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ, नीट 2019 में एक सवाल आया था, नीट 2019 में एक सवाल यहां पे आया था। सर क्या था, तो देख लो आपके सामने। सर
दर्शाए गए परिपथ में वोल्ट मीटर और अमीटर के पाठ्यांक सर बता नहीं रखा है, लेकिन ये है कि अगर नहीं दिया है तो आप उसको आइडियल मान के चलोगे। आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल अमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल अमीटर मेरे पास लगा हुआ है। तो बात जरा समझेंगे। सर पहला सर्किट ये रखा है, हम जानते हैं कि यहां वोल्ट मीटर लगा, मतलब वो इसके सिरे पर हमसे पूछा पोटेंशियल ड्रॉप। यस सर। और तुम्हारा प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है, मतलब तुम में से कोई करंट नहीं जाएगा। बात करेक्ट सर, तुम्हारे अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा। जी हाँ करेक्ट सर। अमीटर लगा रखा है यहाँ पे, मतलब ये आने वाली धारा का मापन करेगा। बिल्कुल परफेक्ट है। यहां बात करें सर, वोल्ट मीटर के साथ 10 ओम लगा दिया। अरे लाला क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? लगा दो 10। अनंत में 10 जोड़ देने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो आज भी अनंत ही रहेगा, वो आज भी अनंत ही रहेगा। अगर ये आज भी अनंत है तो अभी भी सारा करंट वहीं से फ्लो करेगा। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध चेंज हुआ? नहीं सर, वही का वही। इसमें से करंट गया नहीं, करंट सिर्फ उसमें से गया, पहले भी यहीं से जा रहा था, सेम करंट जा रहा था। सर क्यों? क्योंकि प्रतिरोध समान है। बैटरी दोनों केस में सेम, प्रतिरोध दोनों केस में सेम। जब बैटरी सेम, प्रतिरोध सेम, तो करंट भी सेम टू सेम आएगा। करंट भी क्या है? सेम टू सेम मेरे पास आएगा। ओहो, तो दोनों मेरे पास क्या है? सेम हो गए। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, एकदम कहते हैं लल्लू सवाल, कहते लल्लू सवाल। पर दिक्कत क्या है? डायग्राम देख के बच्चे सब फट गए ना, भाई साहब ये क्या पूछ लिया है ये तो बहुत गलत बात कर दिया आपने मास्टर। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये आपका 2019 में सवाल है, बहुत निहायत आसान। अगर आपको वोल्ट मीटर और अमीटर के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो, थोड़ा भी अगर आपको जानकारी है तो निहायत आसान सवाल है, मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े। देखो टिक मारो, काम खत्म, बाजी वाह, मजा आ गया। ठीक है, चलो डन है मामला। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब फाइनली वो आ चुका है जिसका आपको इंतजार था, विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। ओके सर। अब अगले कुछ 10-12 मिनट के लिए कॉपी किताब बंद कर देंगे, सारा ध्यान रखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है। क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है, और आता था तो थोड़ा बहुत आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है जो इसी पे आधारित होता है। और वो कब समझ में आएगा? जब आप अभी जो बता रहा हूं वो कहानी ठीक से सुनोगे तो। ठीक है, आओ, कहानी क्या है सर? कहानी कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले तो ना, पोटेंशियोमीटर ये किस चीज पे आधारित होता है ना? बेटा मीटर ब्रिज सिलेबस में नहीं है, मीटर ब्रिज सिलेबस में नहीं है, और आता भी है तो बेटा वो व्हीट स्टोन पर आधारित होता है, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, बात सुनेंगे। पोटेंशियोमीटर की बात कर रहा हूं, विभवमापी, है ना? ये परिपथ के समांतर क्रम संयोजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। सर कैसे? बात समझते हैं। सबसे पहले भैया मेरे पास क्या होता है? एक होता है प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ, जिसमें एक बैटरी होता है, एक बैटरी होता है, एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है, रियोस्टेट जिसको बोलते हो ना, एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है, और एक मेरे पास आपका होता है तार, चालक तार, इस तरह से। ठीक है, बैटरी का ईएमएफ ई कह दो, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं इसको, आर एच कहते हैं। ये तार ए बी होगा। हाँ सर, इस तार की अपनी खुद की कुछ लंबाई होगा और कुछ प्रतिरोध होगा। तार का अपना खुद का कुछ प्रतिरोध है, लंबाई इसका एल है। अब मुझे बताओ, क्या सर्किट में करंट बनेगा? हाँ सर बनेगा। करंट बनेगा तो मेरे पास वो इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध दोनों को मिला के बनेगा। सब बात करेक्ट है, एकदम सीधा सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सर्किट में मेरे पास क्या है, तुल्य प्रतिरोध कितना है, आर इक्विवेलेंट। सर एक तो तार का प्रतिरोध, एक आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। हाँ सर, तो आने वाली करंट भी हम लोग कितना, ई बटा आर इक्विवेलेंट कह पाएंगे। तो बस कितना का ईएमएफ ई बटा आर प्लस आर एच मिल जाएगा। हाँ सर, मेरे को चाहिए इस तार ए बी पे कितना विभवांतर है। चीजों को ज्यादा ध्यान सुनना, तार ए बी
ए से लेकर बी तक का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है ना, मैं देता हूं यहां पे वायर ए बी पर पोटेंशियल ड्रॉप, वायर ए बी पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ध्यान सुनेंगे। सर वी ए बी की बात कर रहा हूं, क्या उसमें बहने वाला करंट आई होगा, हाँ सर, वही करंट यहां से निकला है, यहां को आएगा यहां को जाएगा, करेक्ट है क्या, सेम करंट आई जा रहा है। और इसका प्रतिरोध है कितना आर, हमने लिखा है, इस तार का प्रतिरोध कितना आर लिखा है, सब बहुत सही। आई का मान पता है, यहां रख लेंगे तो मुझे वी ए बी मिल जाएगा। क्या सारी बातें क्लियर हैं, या तुम्हें कुछ याद रखना पड़ रहा है, तो सब कुछ ऑलरेडी जानते हैं, बहुत बेसिक बातें हैं, इसमें फिलहाल कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बताओ भैया, क्या यहां तक मुझे किसी प्रकार की कोई भी समस्या नजर आ रही है क्या, हाँ है ना, जल्दी कहेंगे जानवरों, अरे बोलो कि सर विभव मापी में यह है आपका प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट, चाहो तो लिख लो अंग्रेजी में गधेड़ों, ई है हमरा प्राइमरी सर्किट, हिंदी में प्राथमिक परिपथ। ठीक है, चलेगा। क्या कतई गंदा बोल करो भाई साहब, कतई गंदा बोल, मतलब एक सिंपल सा वर्ड है नो या यस लिखने में से जान निकलते हैं लोगों की, क्या बताऊं। अभी कोई लड़की पूछ ले इनसे कि बाबू कहीं घूमने चलोगे, फटाफट मुझे निकलेगा हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, है ना। कोई लड़की पूछ ले कि बेबी आज बाहर चलें, ओ हो क्यों नहीं, यहाँ हाँ ना बोलने में जान निकलते कुत्तों की। यहाँ तो ऐसी शर्म आती है ना भाई साहब, ऐसी शर्म आती है कि भाई साहब कैसे ऐसे ऐसे कैसे बोल देंगे। चलो यहाँ देखते हैं, सुनो, यहाँ देखो, अब मेरे पास क्या है, सब ने पोटेंशियल ड्रॉप तो निकाल लिया, अब यहाँ पे काफी एक इंपॉर्टेंट टर्म बनता है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टर्म पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट उसको कहते हैं, है ना। बोलते मेरे पास क्या है, हिंदी में इसको कहा जाता है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता इसको कहा जाता है, बहुत सीधी सिंपल सी बात है, विभव प्रवणता इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भैया बहुत आसान है, ये जो कहता है विभव मापी तार पर, विभव मापी तार, सब कौन सा तार, ये जो तार लगा हुआ है, तार की एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर विभवांतर को को विभव प्रवणता कहा जाता है, कि भैया एकांक लंबाई पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसी को विभव प्रवणता कहा जाता है। अच्छा है सर, बात जरा समझेंगे सर, इसको लिखते हुए स्मॉल एक्स से लिखा था सर, टोटल कितना ड्रॉप था सर, वीएबी, टोटल इतना पोटेंशियल मेरे पास था, हम कह रहे हैं कि एकांक लंबाई पे, एक इकाई लंबाई पे कितना मेरे पास ड्रॉप होगा, तो आप क्या करोगे, इसको पूरी लंबाई से भाग दे दोगे सर, बहुत बढ़िया। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट मेरे पास है वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्या इसमें कोई समस्या अपने को, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर ऐसा इसको कहा जाता है, क्लियर है क्या। क्या इसमें मुझे कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात है क्या।
अब गधेड़ो, बेटा कोई से भी बाबा हो, कोई से भी बाबा हो, चाहे ओशो हो, चाहे प्रेमानंद हो, चाहे कोई भी महाराज हो, अभी इन चक्करों में ना पड़ो। तुम्हारी उम्र नहीं है सब करने की। तुम फिलहाल उम्र के उस पड़ाव में हो जहां पर तुम्हें घूमना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, खाना पीना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए। क्योंकि यकीन मानो दोस्तों, ये वक्त लौट कर दोबारा नहीं आता है। पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, घूमना है जम के घूमो, खाना खाना है दबा के खाओ, मौज करनी है दबा के मौज करो। फिलहाल तुम्हारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? ना किसी मंदिर की जरूरत है तुम्हें, ना किसी मस्जिद की जरूरत है। हाँ, आस्था रखो, समय समय पे जाओ, भगवान पे ठोक दो, भगवान को ठोक दो, उनका आशीर्वाद मांगो कि भाई हाँ भगवान थैंक यू, आपने जो अपनी लाइफ दी है उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया, हम इसमें और भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई 24 घंटे मंदिर मस्जिद में बैठ जाओ ना भैया, तुम्हारी उम्र नहीं है उस चीज को करने की। तुम्हारी फिलहाल उम्र है घूमने फिरने की, खाने पीने की। यकीन मानो दोस्तों, जो जितना आप लाइफ में बाहर जाकर सीखते हो ना, घर बैठ के नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। जब बाहर निकलते हो, 10 लोगों से मिलते हो, 10 अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हो, तब आपकी सोच खुलता है कि भाई दुनिया में यार क्या क्या चीजें चलती हैं, लोग क्या क्या काम करते हैं। और यकीन माना, लोग सारे छोटे छोटे काम करके करोड़ों रुपए लाखों रुपए छापते हैं। उनकी लाइफ को देखो भाई साहब, उनकी लाइफ को देख के लगेगा कि यार इनकी लाइफ को देख लगता है अपनी लाइफ में कोई दुखी नहीं है यार, अपनी लाइफ में तो अपनी लाइफ तो बल्कि बहुत बढ़िया है, आप तो बड़े सुखी लोग हैं। समझ रहे हो? तो लाइफ फिलहाल बेटा एंजॉय करने के हिसाब से देखो। अभी हमारी वो उम्र नहीं कि भाई जहां पे हम चीजें भाई साहब, अरे भाई साहब भगवान ने कहा है आस्था में लग जाना चाहिए, बाकी सब तो मोह माया है। अरे हट, क्यों भैया? सारे बुड्ढे यही तो करते हैं, अपने टाइम में मौज मारते हैं, फिर हमारे टाइम पे ज्ञान फैलते हैं। मुझे बताओ, कभी सोचना, हमारे जो माँ बाप रहे हैं, क्या उन्होंने अपने टाइम पे मौज मस्ती नहीं करी? अरे खूब घूमे फिरे हैं वो लोग, खूब घूमे फिरे हैं। हमें तो मना कर देते हैं। वो साइकिल मोटरसाइकिल लेके पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाया करते थे, बदले बदले घूमने चले जाया करते थे, है ना, खूब घूमे फिरे हैं। अब जो हरकतें उन्होंने करी है, हमें वही करने से रोक रहे हैं, हमें वही करने से रोक देते हैं। मना तो हमारे दादा दादी ने भी किया होगा उनको, पर उन्होंने नहीं सुनी। तो लाइफ में कुछ चीजें भैया ऐसी हैं जो आप बाहर जाकर ही सीख सकते हो, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो घूमो फिरो खाओ पियो, लाइफ में हर तरह का एक्सपीरियंस लो, हर तरह का, पर अच्छे कामों का, बुरे कामों का नहीं भैया। ठीक है? कोई बुरा काम नहीं करने का, अच्छा काम करने का। ठीक है? चलो, उम्मीद है ये पार्ट क्लियर होगा। हाँ सर। अब जो ये चीज हमने सीखा है, हमने जो ये चीज सीखा है, इसका पर्पस क्या है, इससे काम क्या हो, समझना। अगर मैं एग्जांपल दूं कि मान लो एग्जांपल के तौर पे मुझे एक्स दे रखा है, कितना, 1 वोल्ट, क्या बोले, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तार की 1 सेंटीमीटर की लंबाई पर, है ना, तार तार हमारे पास तार की 1 सेंटीमीटर की लंबाई पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। हाँ कि ना? सही बात है? क्या बोल रहा हूं सर? तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई पे 2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो 2 पे कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर कितना होगा, 4 वोल्ट का। 3 पे कितने होगा, 6 का होगा। 10 पे कितने का, 20 का होगा। 20 पे कितने का, 40 का होगा। 50 पे कितना, 100 का होगा। और ये सही है, तो काफी आसान लग रहा है ना कि भाई 1 सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट का ड्रॉप, 3 सेंटीमीटर पे इंटू 2, 6 का ड्रॉप, 4 सेंटीमीटर पे इंटू 2, 8 का ड्रॉप, 16 सेंटीमीटर पे 16 इंटू 2, 32 वोल्ट का ड्रॉप। अगर एल पे चाहिए होगा तो 2 इंटू एल कर लूंगा सर, बहुत सही बात है। और इस छोटे से पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग कामों में, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग काम में। जैसे कि मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, उनको देखिएगा, समझिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। समझो। पहला, बैटरी का ईएमएफ, रुक जाओ पहले मैं एक डायग्राम बना दूं, आपकी बाबा मुझे वो कॉपी करना रहेगा ना, रुक जाओ।
ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले जो केस हम पढ़ रहे हैं, बेटे का ईएमएफ ज्ञात करने में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बेटे का ईएमएफ ज्ञात करने में इस पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, समझेंगे। आ जाओ सर। प्राथमिक सर्किट तो सेम टू सेम रहेगा, प्राथमिक सर्किट तो सेम टू सेम रहेगा सर। और कभी वेरिएबल हो सकता है बेटा? नहीं नहीं, नहीं होगा, फिक्स है, नहीं आएगा। अपने सिलेबस में जितना उतना से यही आएगा, समझो। सर प्राथमिक सर्किट तो फिक्स है, हाँ सर। इसके लिए हम लोग एक्स ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। यस सर, हमने एक्स निकाला था सर, कितना, वी ए बी बटा एल। या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा या हमें निकालना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन में मुझे एक्स दे रखा हुआ या मुझे निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालेंगे, सिखा चुका हूं। एक्स कैसे निकालना होता है कि पहले प्राथमिक सर्किट में टोटल पे तो निकालूंगा, टोटल करंट निकालूंगा, करंट मिल जाएगा तो तार एबी पर पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, बटे लंबाई कर दूंगा तो मुझे एक्स मिल जाएगा। ये बात मैं ऑलरेडी आपको पूरा यहाँ पे समझा चुका हूं। कहानी अब यह है कि सर अब इसका इस्तेमाल कैसे करने का। पहला इस्तेमाल सर, हम कह रहे हैं कि मुझे किसी सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है। तो ज्ञात करता हूं सर, मुझे जिस सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है सर, वो सेल यहां, इसके बाद इसके नीचे सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट कर रखा है ऐसे। इसका ईएमएफ मैंने कितना, रुक जाओ बे, ये आपका ई था, ये मैं कह रहा हूं ई डैश मुझे निकालना है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है सर, क्या करेंगे, है ना, समझ में रहा है। हमें यहाँ पे ई डैश की वैल्यू निकालना, सर क्या करूंगा, कुछ मत करो भैया, एक ले आओ गैल्वेनोमीटर। सर नाम सुना हुआ है? हाँ हाँ सर, गैल्वेनोमीटर सुना हुआ ना। आपने कहा था कि परिपथ में धारा का मापन करता है। हाँ हाँ हाँ, परिपथ में धारा का मापन करता है। करंट फ्लो होता है तो इसमें विक्षेप आता है, नहीं होता है तो विक्षेप नहीं आता है। अच्छा, अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको कहाँ लगाएं सर? इस गैल्वेनोमीटर को ना इस तार पे टच करवाने का है, इस तार पे टच करवाने का है। और टच करवा के एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके लिए इसमें विक्षेप कितना, शून्य है। क्या बोल रहे हैं, नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन पॉइंट मुझे ढूंढना है, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढना है ना। नो डिफ्लेक्शन पॉइंट मुझे ढूंढना है सर। नो मतलब कि इसमें कोई विक्षेप नहीं है। विक्षेप नहीं आने का मतलब कैसे, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है। विक्षेप नहीं आने का मतलब कैसे, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ है। याद करते हैं सर, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कब नहीं होता है, जब उसके दोनों सिरों पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। सर तो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो अरे लाला सुना है पास, हमने पढ़ रखा है ना कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है। हाँ 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 हाँ, पढ़ रखा है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है। अगर मैं मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट ले लूं, मान लो क्या है, 2 पॉइंट ले लिया, कितना ये आपको ले लिया सी ले लिया, हमने कितना डी ले लिया, समझना, सीओडी ले लिया। अगर समझना कि अगर मेरे पास पॉइंट सी का पोटेंशियल ज्यादा हो पॉइंट डी से, तो सी से डी की तरफ करंट जाएगा, की तरफ आई जाएगा। हाँ हाँ सर, बात करेक्ट है। अगर मेरे पास पॉइंट सी का पोटेंशियल कम हो जाए, डी का मेरे पास ज्यादा हो जाए, तो डी से सी की तरफ मेरे पास करंट जाएगा। बात सही है। लेकिन अगर पॉइंट सी और डी का विभव मेरे पास सेम हो जाए तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां से कोई करंट नहीं जाएगा। सही बोल रहा हूं ना, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बात कह रहा हूं। हाँ सर, बात आप एकदम सही कह रहे हो, बात एकदम सही कह रहे हो। अब जरा सोचिएगा सोचिएगा सोचिएगा, सर अगर सी और डी का पोटेंशियल सेम है तो ये एक पॉइंट नहीं बन गया क्या? अगर सी और डी का पोटेंशियल सेम है, दोनों के पास सेम विभव पर हैं, तो ये तो एक ही बिंदु बन गए, एक ही बिंदु बन गए। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप, यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा सर। क्यों? क्योंकि पैरेलल में हो गए। होता ना, पैरेलल के लिए सर दो अलग अलग तार होना चाहिए और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम होना चाहिए। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम होना चाहिए। तो ऊपर वाले भाग के लिए जो हमने लंबाई एल निकाला है, प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु डी। ओके सर, इसके लिए प्रारंभिक बिंदु तो ए है, यस सर। अंतिम बिंदु सी कहो या डी कहो, एक बात सर, क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। अरे हाँ, बात तो करेक्ट है। तो ये पार्ट और ये पार्ट के आपस में निकले पैरेलल में, पैरेलल में निकले तो इन पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा।
पैरेलल में निकले तो इन पे मेरे पास क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा। अच्छा, तो तुम्हारा पोटेंशियल तो E1 है जो मुझे निकालने का है। ओके, ओवर बात करते हैं। सर इकाई लंबाई पे पोटेंशियल कितना x था, इकाई लंबाई पे, तो 2 पे कितना 2x, 3 पे कितना 3x, 10 पे कितना 10x, 50 पे कितना 50x, और L पे कितना LX। सर बहुत बढ़िया। तो हम कह रहे हैं कि ये मेरे पास पॉइंट A और D के मध्य विभवांतर के समान होगा। पॉइंट A और D के मध्य विभवांतर के समान होगा, तो मेरे पास क्या होगा सर, ये x इंटू छोटा l बनेगा। यहां से आप लोग किसी भी सेल का EMF निकाल सकते हो। बोलो भैया, क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया है क्या? क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ भैया, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास आज। बोलो भैया, क्लियर है क्या? अच्छा, अभी थोड़ी क्लियरिटी आई है, लेकिन फिलहाल उतना मजा नहीं आया। थोड़ा और है ना, थोड़ा और अच्छा सा करो, है ना, अच्छा करें। चल देखते हैं, आ जाओ। सर वही डायग्राम, फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी। सर कहानी अभी है कुछ इस प्रकार से। दो सेल के EMF की तुलना से, इस बार क्या है, दो दो सेल हैं और उनकी तुलना करना है। लेके आता भैया, तो सेल के EMF की तुलना किया जैसा वही डायग्राम है, वही सेम टू सेम डायग्राम। लो भैया देखो, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, और ये रहा हमारे पास गैल्वेनोमीटर। फिर से वही कहानी, बैलेंस करने का है, बैलेंस करने का है। ठीक है, एक बार E1 को जोड़ के बैलेंस किया जाए और लंबाई कुछ निकाली जाए जहां पे इसमें विक्षेप शून्य आएगा। विक्षेप शून्य होना मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, समांतर होंगे, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सीधा सिंपल फंडा। क्या कह रहा हूं, अगर ये दोनों समांतर क्रम में बन रहे हैं मतलब दोनों का प्रारंभिक और अंतिम विभव सेम होगा। अगर अंतिम विभव सेम है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। सर यस सर, बात एकदम करेक्ट है। तो इसके लिए मेरे पास क्या है, लंबाई L1 आया होगा। तो जैसे हमने लास्ट केस देखा था, कितना आया था, E बराबर x इंटू एल आया था, जहां पे x क्या है, विभव प्रवणता, L क्या है, बैलेंसिंग लेंथ होता है। सर ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ होता है सर, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो यहां से E1 मेरे पास कितना होगा भैया, x इंटू L1, परफेक्ट। अब क्या करते हैं सर, अब एक काम करते हैं कि अब यहां कनेक्शन तोड़ के इसको यहां जोड़ लेते हैं, यहां जोड़ते हैं और नई डिफ्लेक्शन लेंथ निकाल लेते हैं। मान लो यहां मिला, तो इसके लिए मान लो आने वाला लेंथ कितना, L2 आया होगा। सेम काम सेम काम, बस क्या है, इससे कनेक्शन तोड़कर यहां जोड़ लूंगा, फिर से बैलेंस करूंगा। अब ये वाला पार्ट उसके समांतर है, अब E2 वाला पार्ट उसके समांतर है, तो जैसे ये इक्वेशन बना है बिल्कुल वो बन जाएगा, E2 बराबर x इंटू L2, समीकरण नंबर 2 आएगा। बोलो हाँ के ना? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है, चलेगा दौड़ेगा, शानदार। ओके सर, अगर मैं इनका आपस में भाग कर दूं, अगर मैं इनका आपस में भाग कर दूं, क्या एक्स एक्स कट जाएगा? हाँ सर, और मुझे यही तो चाहिए, दोनों सेल की EMF की तुलना करना है, मतलब उनका अनुपात चाहिए। काम बढ़िया शानदार से तो आ गया, मजा आ गया। बोलो हाँ के ना? बोलो भैया, क्या इसमें मुझे कोई समस्या है क्या? बोल लाला बोल, जल्दी बोलेंगे। क्या हमें इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात है क्या? सिंपल फंडा भैया, कि पहले इसको कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर से, हमने एक ऐसा बिंदु ढूंढा जिसपे डिफ्लेक्शन कितना, जीरो आ रहा है, तो ये हिस्सा इसके समांतर था, इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल बराबर आएगा। इसका तो साफ साफ इवन नजर आ रहा है। उस एल लंबाई के लिए एक्स के हिसाब से एक्स इंटू L1 कर लूंगा, इसके लिए एक्स इंटू L2 कर लूंगा, काम खत्म है ना? फिर देखो फिर से, अब मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल है ना, वही है कि मुझे E1 का मान बताओ, E2 का मान बताओ। क्या करेगा सर, इस सर्किट में
पहले लेगा 2 सेल लेगा, उनको ऐसे कनेक्ट करेगा, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर से जोड़ के उनका डिफ्लेक्शन लेगा। देख पा रहे हो, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। मुझे बताओ अब बैलेंसिंग किसका मिल रहा है? बहुत जोर की नींद आ रही है, बार बार झपकी आ रही है, नीचे गिर जा रहा हूं। बेटा ऑलरेडी बहुत नीचे गिरा हुआ है, जाके मुंह धो के आओ, जाके मुंह धो के आओ। ये L1 है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनना चाहिए, इस केस में इक्वेशन क्या बनना चाहिए अगर मेरे पास x दे रखा है विभव प्रवणता? बताओ इसकी समीकरण, इसका इक्वेशन क्या बनना चाहिए, जल्दी बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया नौरंग, बहुत बढ़िया। लगता है क्लास में गिने चुने 3-4 लोग ही पढ़ रहे हैं। मैं देखो हमारे पास क्या है सर, हमने E1 E2 नाम की 2 बैटरीज है, आपस में कनेक्ट कर रखा है और इनकी बैलेंसिंग वहां करवा रहे हो। तो इस पूरे पार्ट में टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप? सर दोनों समान क्रम में है, यस सर। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है पास? E1 प्लस E2 होगा। इसको बैलेंस करवाया गया है वहां पे कितना L1 लेंथ पे बैलेंस हो रहा है। बैलेंस मतलब इसमें डिफ्लेक्शन कितना? 0 आ रहा है, मतलब दोनों समांतर में। समांतर में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम आता है। अब इकाई लंबाई पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है x, तो L पे कितना होगा? x इंटू एल। बात करेक्ट है। तो अगर मैं इसका समीकरण बनाने गया तो E1 प्लस E2 बराबर x इंटू L1 बनेगा। बोलो हाँ कि ना? तो बात तो करेक्ट है। मान लो अगर इसी सर्किट में वो कह दे कि भैया हमने तो इन बैटरीज को आपस में उल्टे क्रम में जोड़ के भी करा है एक बार, सेम काम। अब बताओ, अब बताओ अगर मैं ये काम कर देता तो क्या होता? देखो ये अलग हिस्सा है, मैं कह रहा हूं इसी सर्किट में उल्टा करके जोड़ दो। इसी सर्किट में अगर मैं E2 को उल्टा करके जोड़ दूं, अब बताओ, अब E1 माइनस E2 जाएगा। सिंपल फंडा है। उल्टे क्रम में जोड़ा तो ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब आपका नेट ईएमएफ ये होगा और उसके लिए कुछ नया बैलेंसिंग लेंथ आएगा E2। काम खत्म। अब आप इनका भाग देके E1 E2 में संबंध निकाल सकते हो। अब इनका आपस में भाग देके आप लोग E1 E2 में संबंध निकाल सकते हो। ये निकाल सकते हो, या E1 निकाल सकते हो, या E2 निकाल सकते हो, जो चाहे वो करवा सकते हो। यहां से चल जाएगा। इनको सॉल्व करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? हाँ सर, ये तो आसान लग रहा है, काफी इजी लग रहा है, मतलब है ना। चलो भैया और देखते हैं। यहाँ देखो, हम कह रहे हैं कौन सा नंबर? 3 है 4 है? 3 है। प्रतिरोध की तुलना, तो मतलब प्राइमरी सर्किट तो सेम टू सेम, सेकेंडरी सर्किट में लाएंगे ना। अब एक और नया सेकेंडरी सर्किट, इस बार कैसा प्रॉपर सर्किट है कि एक प्रतिरोध है, फिर एक और प्रतिरोध है, फिर ये इसके साथ एक नई बैटरी लगा रखा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है चलेगा। इसकी बैटरी का हमने कितना E1 मान लिया है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। हाँ सर, यहाँ पे एक कनेक्शन दे रखा है, यहाँ भी एक कनेक्शन दे रखा है, ठीक। अब बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता हूं। एक लगाया मैंने, क्या? गैल्वेनोमीटर लगाया। हाँ सर। अब काम वही है, हमें करना है बैलेंसिंग, हमें करना है बैलेंसिंग। सॉरी, हाय छींक आ गई, सॉरी माफ करना भैया, लगता है तबियत खराब होने वाली है मेरी। ठीक है, बात समझते हैं। अब फिर से करना है
बैलेंसिंग। अब सर कहानी क्या है, प्राइमरी सर्किट तो पहले जैसा है, सेम टू सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं। कहानी से यहां है, सर यहां कुछ नया आया है, यहां पे कुछ नया निकल के ऐसा कैसे समझना। बैटरी है, यस, यहां से करंट आ सकता है, हाँ सर बिल्कुल आ सकता है, यहां से करंट बिल्कुल आ सकता है, वो करंट यहां आएगा, ऐसे फ्लो करके वापस आ सकता है, बिल्कुल। सर ये बताओ, करंट वहां से क्यों नहीं आ सकता, यहां का करंट वहां क्यों नहीं जा रहा, वहां का करंट यहां क्यों नहीं जा रहा, क्यों। भाई देखो, बैटरी क्या है ना, बैटरी है भाई साहब बैंक वाला, कि जितना पैसा दूंगा उतना पैसा मेरे को वापस चाहिए, जितना पैसा दूंगा उतना पैसा मेरे को वापस चाहिए। तो क्या बोलते हैं सर, इस बैटरी का क्या बोल रहा है तू, नवरंग क्या कर रहा है तू, पगला गया क्या, यहाँ ध्यान दे, हम क्या कह रहे हैं सर, इसकी जो बैटरी है, इसकी जो बैटरी है अच्छा मेरे जुकाम के लिए बोल रहा है क्या, मुझे नहीं पता भाई, मुझे कुछ नहीं पता सर। अरे यार फिर से मैंने आर लिख दिया, ओहो। ईएमएफ ई है, देखा, हाँ यहाँ भी है, ओहो सब जगह गड़बड़ रखी गई है। ठीक है, हाँ ये देखो सुनो क्या कह रहे हैं सर, क्या है बैटरी, क्या है कि जितना करंट मैं दूंगा मुझे उतना वापस चाहिए, अगर गलती से इसकी दी हुई कुछ करंट यहां चली गई तो वापस कैसे आएगी, वापस कैसे आएगी सर, क्या बात कर रहे हो, वापस आ सकती है ना सर, कैसे नहीं आ सकती, आप इसको कनेक्ट करो, यहां से तार डालो, आपकी करंट वापस आ जाएगी। बात तो तू सही कह रहा है, बात तो तू सही कह रहा है, पर बात ये मेरे लाल कि हम जो काम कर रहे हैं वो ऐसा है कि इसमें डिफ्लेक्शन जीरो है, डिफ्लेक्शन जीरो आना मतलब इसमें करंट का जीरो फ्लो होना, मतलब यहां से करंट आ गया तो जैसे जाने नहीं दे रहे हम लोग जाने नहीं दे रहे, तो भैया ये पार्ट पॉसिबल नहीं है। इसका करंट सिर्फ अपने परिपथ में घूमेगा और इसका करंट सिर्फ और सिर्फ अपने परिपथ में घूमेगा। अच्छा, अब अगर ऐसे में मैं कर रहा हूं बैलेंसिंग, इसका बैलेंसिंग करवाया यहां पर, तो किसका, R1 का, R1 का बैलेंसिंग करवाया है इस तार पर, R1 का बैलेंसिंग हमने करवाया है तार पर लंबाई L1 के लिए। अच्छा, हमने पढ़ा है सर, जब जब आप बैलेंसिंग करवा रहे हो ये पार्ट आपके समांतर क्रम में आ जा रहा है, ये वाला हिस्सा इसके समांतर में है, हाँ सर, तो इस पे आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप इसके ड्रॉप के समान होगा। पर सर प्रतिरोध में पोटेंशियल ड्रॉप तो आई इंटू आर होता है ना, हाँ आई इंटू आर होता है सर, आई का, अरे आई ये दे रहा ना, आई ये देगा, ओ सर सही है, मतलब ये भाई साहब यहां से करंट दे रहे हैं, मान लो I1, करंट गया गया, हाँ सर बढ़िया है, तो इस पे आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप वहां बैलेंस करवा रहा हूं, बात करेक्ट है। तो मेरे पास क्या है आपका I1 R1 बैलेंस हो रहा है किसी लंबाई L1 पर, चल जाएगा। अच्छा, मान लो अगर मैं इसका कनेक्शन यहां से तोड़कर यहां कनेक्ट कर लू तो सर अब बैलेंसिंग अगेन, अगेन कुछ नया बैलेंसिंग मिलेगा, लेकिन अब जो बैलेंसिंग है यहां से लेकर पूरे वहां तक कैसा, ऐसा क्यों, अरे भाई समांतर क्रम में स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखना होता है ना भाई, हाँ सर, तो शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा, शुरुआत यहां से लेकर पूरा वहां तक का हिस्सा नई किसी लेंथ पे बैलेंस होगा, किसी नई लेंथ पर बैलेंस होगा, सपोज वो मेरे पास कितना L2 होगा, कितना है पास, मान लो कि वो बिंदु मेरे पास कितना L2 हो जाएगा। बात तो आप सही कह रहे हो, अगर किसी नई लंबाई L2 पे वो बैलेंस होगा तो फिर से समीकरण बनाया जाए, करंट तो I1 है, कितने R1 और R2 दोनों को बैलेंस कर रहे हो किसी नई लंबाई L2 के लिए, बहुत सही। अब आप इनका भाग दे सकते हो, एक्स से एक्स काट सकते हो, I1 काट सकते हो, तो यहां से आप लोग इनके प्रतिरोध की तुलना कर सकते हो, भाई कौन सा प्रतिरोध ज्यादा है, कौन सा मेरे पास कम है, ये चीज की जा सकती है। बताओ भैया पहले यहां तक की सारी कहानी क्लियर है क्या, क्या यहां तक का सारा मामला हमें एकदम क्लियर है क्या, किसी प्रकार की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा तो नहीं है यहां पर, जल्दी बताओ, क्या मुझे यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है, जल्दी बताओ दोस्तों। क्लियर है, जी सर। और ऐसे बस इसका एक लास्ट केस और भी है, वो है आंतरिक प्रतिरोध की गणना,
कि आप किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल सकते हो। वो कहां गया भाई? किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना। ठीक है, बात समझते हैं। ये आपका इसका लास्ट केस होता है। मतलब देखो, बनने को क्वेश्चन तो अनगिनत बन जाते हैं, पर जो मोटी मोटी बात हम जो करते हैं, जहां से आपका मेजर क्वेश्चन आज तक कभी एग्जाम में आया है, हम फिलहाल उन केस की बात कर रहे हैं। ऐसे बनने को तो बेटा हजारों केस बन जाएंगे। बनने को तो इसके हजारों लाखों केस बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं क्वेश्चंस की, है ना। मेन कॉन्सेप्ट वही है कि बैलेंस करवाना है। समांतर क्रम में होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप मेरे पास सेम आएगा। अब समझो, तो यहां मेरे पास क्या है, हमने लिया है एक बैटरी। बैटरी लिया है, ईएमएफ हमने कितना इसका E1 कह दिया है। इसको गैल्वेनोमीटर लेकर इसको करवाएंगे, बैलेंस करवाएंगे। हाँ सर, ऐसा केस तो ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ सर, सबसे पहला केस यही तो था। सबसे पहला केस इसका यही तो था। और ये हाँ सर, तो उसके लिए क्या E1 का वैल्यू x इंटू L1 बनेगा? हाँ सर, बिल्कुल पड़ेगा। एकदम 100% आपका यही समीकरण आएगी। करेक्ट, यस। अब थोड़ा चेंज करता हूं सर। अब अगर अब अगर हम कहें कि इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं ना, कि मैंने एक प्रतिरोध लगा रखा है, एक की लगा रखी है ना, स्विच, ये ऐसे दे रखा है। सर अगर स्विच मेरे पास ओपन था, अगर मेरे पास स्विच ओपन था, अगर मेरे पास स्विच ओपन था, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था, करंट फ्लो नहीं करेगा तो सिंपल आपका जो ईएमएफ है उसी की बैलेंसिंग होगा। सही बात है ना। हम जानते हैं कि अगर बैटरी से करंट का फ्लो नहीं होता है तो उसके सिरों पर आने वाला विभवांतर ईएमएफ के समान होता है। बोलो हाँ है ना। फिर फटाफट से हाँ ना जवाब देंगे कि अगर हमारे पास बैटरी से करंट फ्लो नहीं होता है तो उसके सिरों पे आने वाला विभवांतर को हम लोग ईएमएफ कहते हैं, जो कि कितना ई होता है। हाँ, हमने इस ई को बैलेंस करवाया, वहां पे ऐसा आएगा, चलेगा। अब मैं कहता हूं कि जैसे ही हम इस स्विच को चालू कर दें, अगर इस स्विच को ऑन कर दिया जाए तो सर क्या होगा? भाई अगर स्विच को ऑन कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, सुनिएगा। स्विच को ऑन कर दूं तुरंत प्रभाव से, सर ये पूरा एक बंद परिपथ बन गया। हाँ, बंद परिपथ बन गया, मतलब अब इसमें करंट का फ्लो हो सकता है। हाँ हो सकता है, करंट का फ्लो होगा भैया, करंट का फ्लो भैया, यहां से कुछ करंट मेरे पास जा रहा होगा, सपोज आई गया है। अगर करंट फ्लो होने लग जाए, करंट फ्लो लग जाए तो बैटरी के सिरों पर आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग कहते हैं आपका टर्मिनल वोल्टेज। याद है, अगर बैटरी से करंट का बहाव होता है तो उसके सिरों पर आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अरे हाँ, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। क्या वो हमने पढ़ रखा है कि E माइनस आई छोटू आर? हाँ, नई लंबाई बैलेंस होगा L2 पे, चलेगा। सब बात करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। हम इसका बेसिकली स्मॉल आर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। सर ठीक है, चलेगा। समीकरण में पास आ गया। जब इन दो समीकरणों को सॉल्व करें, या बोले भैया यहाँ पे जो आई का वैल्यू कितना फंसेगा, आई मेरे पास ईएमएफ कितना है, E1 है, कुल प्रतिरोध स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है। ये वैल्यू यहां डाल के सॉल्व करोगे तो आपको जो स्मॉल आर का वैल्यू है वो मूल्य है कुछ इस प्रकार से। L1 जब अकेला बैटरी था, उसमें कोई करंट नहीं था, उसका बैलेंसिंग लेंथ L1, माइनस L2 जब बैटरी से करंट फ्लो करवा दिया गया तब का बैलेंसिंग लेंथ, बटे में L2 इंटू R1। R1 क्या है? वो प्रतिरोध जो मैंने इस बैटरी के साथ लगाया था। इसको याद रखने का है। क्या हम लोग इसको याद रख पाएंगे? देखो, ड्राइव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर वही कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, है ना। रुक जाओ, E1 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 है, रुक जाओ।
चाहिए। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। बस इसको याद रख लेना। एक इकलौता यही केस है जिसको आप लोग याद रख लेना, क्योंकि इसको ड्राइव करने जाओगे थोड़ा टाइम खराब होगा। अगर आप इसको डिराइव करने गए तो थोड़ा टाइम हमारे पास खराब हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको बस डायरेक्टली याद रखिएगा। ठीक है, ये इकलौता कैसे है जो मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूं। चलो भाई, मामला क्लियर है क्या? अरे दोस्तों बताइए दो मेरे को, क्या मुझे यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी समस्या है क्या? नहीं है? तो एक बार जरा शॉर्ट में रिवाइज कर लो, फिर इस पर क्वेश्चन करते फटाफट से। सारा पॉइंट खुद से रिवाइज करना है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। पोटेंशियोमीटर एक प्राइमरी सर्किट होगा, उसमें बैटरी होगा, रेजिस्टेंस होगा, एक तार होगा। तार के पास अपना खुद का प्रतिरोध है, खुद की लंबाई है। तो प्राथमिक परिपथ में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। मतलब तार की इकाई लंबाई पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पहले हमने निकाला सर्किट का करंट, उस करंट से निकाला तार ए बी पर आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, उस पोटेंशियल ड्रॉप की मदद से हमने एक्स निकाला है। ठीक है, एक्स मिल गया। अब उस एक्स का इस्तेमाल करके हमने अलग अलग केस बनाए हैं। अगर बैटरी का ईएमएफ ज्ञात करना हो, सिंपल इस ई को वहां बैलेंस करवा देंगे, कितना? XL1। दो की तुलना करना हो तो पहले के लिए XL1, दूसरे के लिए XL2, दोनों का भाग दे, उनका अनुपात निकाल के सोल्व कर सकते हो। अगर उनका श्रेणी क्रम समांतर क्रम हो या श्रेणी क्रम भी उल्टा कर रखा हो तो उनको भी बैलेंस करवा सकते हैं, कोई लोड नहीं है, आसान चीज है। अगर हमें प्रतिरोध की तुलना करना हो तो कोई बात नहीं, प्रतिरोध को बैलेंस कर सकते हो। तो I1 R1 प्लस R2 उनको बैलेंस करवाएंगे, भाग देंगे, सोल्व के मेरे पास ऐसे आएगा। बहुत सही। हमें क्या है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो तो पहले सिंगल अकेले बैटरी को करेंगे बैलेंस, यस सर। बाद में उसको एक बंद परिपथ बना के उसमें से करंट फ्लो करवाएंगे। करंट फ्लो होगा तो उस पे आएगा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को बैलेंस करवाएंगे। इनको सॉल्व करके आप लोग स्मॉल आर निकाल सकते हो। ये आपके सारे पॉइंट है। अब इन्हीं पे मेरे पास क्या है, सारे क्वेश्चंस के बनते हैं। बताओ भैया। चैप्टर आज खत्म तो होना चाहिए यार, और क्या है, थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया और मेरे को थोड़ा आलस भी आ रहे हैं आज। ऐसा लग रहा है पूरा शरीर टूट रहा है मेरा। सर हमें क्या पता, हमसे थोड़ी होगा सवाल ये। ये आ रहा है। सिर्फ एक बच्चे का जवाब है, सिर्फ एक बच्चे का। बाकी लोग बैठ के उसमें शक्ल देख रहे हैं। सही आंसर भी है, चेक करो भैया, चेक करिए बाबेनू। आओ भैया हम ही कर देते हैं, तुमसे तो काही उम्मीद रखें। समय थोड़ा खराब भी हो गया। देखो भैया, साफ साफ बोल रहा है कि 6 वोल्ट का बैटरी है, 100 ओम प्रतिरोध है, 3 मीटर तार की लंबाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें, है ना? बैटरी है,
आपको परिवर्ती प्रतिरोध नहीं दे रखा, बहुत बढ़िया, सिर्फ एक सिंगल तार दे रखा है। ये तो सबसे आसान केस हो गया, 6 वोल्ट का बैटरी है। हाँ जी सर, इस तार ए बी की बात करेंगे। तार ए बी का प्रतिरोध कहा गया 100 ओम। 100 ओम, लंबाई कितना कहा गया 3 मीटर। सोल्व करना ही नहीं है सर, परिपथ में इसके अलावा कोई नहीं है। जब परिपथ में इसके अलावा कोई नहीं है तो सारा पोटेंशियल तुम अकेले ही खाओगे, सारा पोटेंशियल तुम अकेले ही खाओगे। हाँ सर, तुम देख पा रहे कि 3 मीटर पे कितना 6 वोल्ट का ड्रॉप है। सर जब 3 मीटर पे ड्रॉप हुआ है 6 वोल्ट का, तो इकाई लंबाई पे कितना होगा 6/3 का, दैट इज 2 वोल्ट। वो कितने का पूछा है, 0.5 का पूछा है, ये बोलो ना 0.5, 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर पे कितना होगा, तो 2 इंटू पॉइंट का 5 1 वोल्ट। आए हाय, ये कोई सवाल था, निहायत आसान सवाल था, लल्लू कतई बेहद बकवास सवाल। अगला देखो, यहाँ देखो, 1 मीटर लंबाई के विभवमापी तार पर एक अज्ञात विद्युत वाहक बल वोल्टता स्रोत 60 सेंटीमीटर लंबाई पे संतुलित होता है। ध्यान से पढ़ेंगे सर, 1 मीटर लंबाई का विभवमापी, भैया तार की लंबाई 1 मीटर है, तार की कुल लंबाई 1 मीटर है। अब उस विभवमापी पर एक अज्ञात विद्युत वाहक का वोल्टता स्रोत, भैया ई कोई है मेरे पास, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, उसको बैलेंस करवाया। जब उसको बैलेंस करवाया गया तो वो 60 सेंटीमीटर की लंबाई में बैलेंस हो रहा है, वो आपका 60 सेंटीमीटर की लंबाई में बैलेंस हो रहा है। ओके, जबकि जबकि एक 3 वोल्ट का बैटरी मतलब कि E2, ये आपका बैलेंस हुआ है 45 सेंटीमीटर लंबाई पे। 45 सेंटीमीटर पे क्या है, संतुलित हुआ है। तो अज्ञात की वैल्यू बताओ। और ऐसे तो आसान है, E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कह रहा है 60 और E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कह रहा है 45। सर ये तो हमने करा हुआ कैसे, ये तो हमारा करा हुआ कैसे भैया, E1 बराबर XL1, E2 बराबर XL2, हमें निकालना है तुलना, तो अनुपात करके भाग कर देंगे, x x काट दिया तो आने वाला E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। E1 का मान तो नहीं पता, E2 कितना मेरे पास है 3 वोल्ट, लंबाई L1 कितना 60, ये कितना 45, 15 से काटेंगे कितना 4/3, 3 से 3 कटा तो E1 कितना 4 आ गया। हलवा सवाल, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी एकदम फालतू लल्लू सवाल। अगला देखो, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर और 10 ओम प्रतिरोध वाले विभवमापी तार को 2 वोल्ट की बैटरी और 8 प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक सर, यदि 10 मिली वोल्ट का एक स्रोत 40 सेंटीमीटर की लंबाई पर संतुलन देता है तो कैपिटल आर का मान कितना होगा। पढ़े सर, साफ साफ बोलता है कि मेरे पास क्या है, 100 सेंटीमीटर लंबा तार है और उसका प्रतिरोध कितना 10 ओम। सर एक तार है, तार, इस तार का प्रतिरोध कितना 100 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई है, प्रतिरोध कितना 10 ओम कहा गया है। ये मेरे पास 2 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, साथ में कोई अन्य प्रतिरोध भी कह रहा है। ओके सर, 2 वोल्ट का बैटरी हो गया। अब कह रहा है कि इस सिस्टम में 10 मिली वोल्ट का एक स्रोत 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस होता है। तो जिसको बैलेंस करवाते हैं वो तो हम नीचे लिखते थे, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो नीचे किसी नए स्रोत को बैलेंस किया जा रहा है, बहुत सही, बैलेंस कर रहा हूं। तो इसका बोला गया है 10 मिली वोल्ट, बैलेंस हुआ है 40 सेंटीमीटर की लंबाई पे, बहुत सही है, बहुत ही सही है। बात जरा करते हैं सर, बैलेंस कर रहे हैं, E बराबर x इंटू एल बनेगा। E कितना 10 मिली वोल्ट, मिली मतलब 10 की घात माइनस का 3। सर x नहीं पता है, लंबाई दे रखा है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर में, से यहां तक की कहानी टिप टॉप। x नहीं पता है, x क्वेश्चन में दिया भी नहीं है तो निकालना पड़ेगा, x क्वेश्चन में दिया भी नहीं है तो निकालना पड़ेगा। सर करते हैं। सर x का मतलब क्या था, सर x का मतलब था कि तार पर आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप बटे लंबाई। सही बात है, ओके निकालता हूं। 2 वोल्ट का बैटरी है, 2 प्रतिरोध है R और 10। यस सर, तो बात की जाए इस सर्किट का R इक्विवेलेंट से कितना 2 प्लस R होगा, सॉरी 2 नहीं 10 प्लस R, 10 प्लस R होगा। 10 तुम्हारा R उसका, आने वाला करंट से कितना E बटा R इक्विवेलेंट होगा। EMF कितना 2 वोल्ट का, ये 10 प्लस R होगा, परफेक्ट है।
ये करंट के हिसाब से तार ए बी पर आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप सर आई इंटू कैपिटल आर कर लेंगे, है ना। सो आई इंटू उसका प्रतिरोध कितना 10 ओम कर लेंगे। सर आई मेरे पास ये रहा 2/10 प्लस आर इंटू 10। हमें चाहिए था एक्स, सर एक्स मेरे पास होता सर कितना वी ए बी बटा एल होता है। तो वी ए बी ये रहा 2 कितना 20 हो गया, तो 20/10 प्लस आर, लंबाई कितना 100 सेंटीमीटर, बोले तो 1 मीटर चल जाएगा। तो मुझे x मिल चुका है, उस x को उठा के यहां पे डाल दो, उस x को उठा के बस यहां डाल दो, अपना काम हो जाएगा। सर कैसे किया, कैसे कैसे, दिमाग खराब हो गया, लाला कुछ नहीं किया है, बैलेंसिंग करना था कर दिया, x नहीं पता है निकालो, इसमें से इस तार पे कितना मेरे पास विभवांतर आएगा वो निकालूंगा, बटे लंबाई करूंगा। हाँ सर हर बार इतना बड़ा क्यों कर रहे हो, आपने कहा था कि सर इनमें सेम करंट फ्लो होता है। हाँ तो ये श्रेणी क्रम में होने चाहिए ना, श्रेणी क्रम में होंगे तो इनमें पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ना, सही पकड़े हो चीजें। अगर तुम लोग ये चीजें सोच पा रहे हो, अगर तुम लोग ये चीजें सोच पा रहे हो तो बिल्कुल सही बात है, ये तो करेक्ट है ही सही, ये तो करेक्ट है ही सही। लेकिन भैया अगर थोड़ा दिमाग लगाना हमें आ जाए तो भाई जीवन में आनंद आ जाए, अगर मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना आ जाए जीवन में आनंद की अनुभूति हो जैसे कैसे। सर यहां से जो करंट निकलेगा वो दोनों में सेम ही तो जाएगा, और हाँ तो 10 ओम और ये आर किसमें है, श्रेणी क्रम में से, सही है देख लो। 10 ओम का प्रतिरोध जो ए बी तार का है, एक आर जो अपने कनेक्ट कर रखा है, दोनों किसमें श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो इन पे पोटेंशियल डिवाइड होगा, चलेगा। टोटल कितना सर, टोटल में कितना 2 वोल्ट है, हम जानते हैं सर इन पे जो विभव बढ़ता है वो प्रतिरोध के अनुपात में बढ़ जाता है, तो कितना 10/R में आएगा। मेरे को चाहिए V1, V1 खुद का अनुपात 2 अनुपातों का योग 10 प्लस R, परफेक्ट मेरे पास हो गया, मिल गया विभव। सर मेरे को मिल चुका है विभव, मेरे को मिल चुका है कितना, मुझे मिल गया विभव। अगर मुझे मिल चुका है विभव, है ना, सॉरी साथ में 2 भी आएगा, साथ में 2 भी आएगा, ठीक है, मुझे मिल गया विभव, समझ चाहिए था x, तो x होता है तार ए बी पर आने वाला विभवांतर बटे लंबाई l, कितना है पास 20/10 प्लस r, लंबाई कितना 1 मीटर, डन है। अब ये x की वैल्यू आप उठा के यहां पे डाल सकते हो, इस x की वैल्यू को यहां समीकरण नंबर 1 में डाल सकते हो, समीकरण नंबर 1 में डाला जाए, आओ भैया कितना 10 इंटू 10⁻³ था, है ना, इक्वल में कितना x, x में कितना है पास, सो x का वैल्यू कितना 20/10 प्लस r है, और साथ में आपका 40 इंटू 10⁻² है। चलो भैया आ जाओ काटते हैं। सर इसके 2 जीरो से इसकी 2 जीरो उड़ा दो, इसकी 1 जीरो से इसकी 1 जीरो कम कर दो, 10⁻² बचेगा। बोला तो भैया 1/100 होता है, यस सर, तो मेरे पास ये हो गया 1/100, 4 इंटू 2 कितना 8, बटे में कितना 10 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 800, आर में तो आर का जो वैल्यू है 800 माइनस 10 790, ये कुछ आ रहा है 790 ऑप्शन बी, 790 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देख लो भैया क्या बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, क्या बहुत ही ज्यादा मुश्किल ये चीज है हमारे लिए, क्या इसको किया जा सकता है, क्या इसको किया जा सकता है। ठीक है, अब ये ऐसे और भी क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं, वो अब आप लोग खुद से करोगे, वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ट्राई करना सारे क्वेश्चन खुद से कर लो, ठीक है। सारे केस बता चुका हूं, सारा बेसिक पार्ट आपको समझा चुका हूं, बस ये क्वेश्चन आपको करने हैं। कुछ क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, कुछ आपके जेईई मेंस में आए हुए हैं, कुछ आपके किसी अदर इंजीनियरिंग एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, चल जाएगा यहां तक कहानी। बट मुझे लग तो ना आज हो पाएगा, क्योंकि क्या टाइम थोड़ा कम है, कोशिश कर रहा हूँ खत्म करने का, क्योंकि पढ़ने को तो बस एक लास्ट टॉपिक पढ़ा बचा हुआ है करने के लिए, वो हो जाएगा।
कोशिश तो है खत्म करने की। ठीक है बेटा रूबी, एक काम कर बेटा, आपका जो क्वेश्चन वो कल करते हैं, आज तो थोड़ा टाइम फिर लग जाएगा उसको डालने में भी। ठीक है चलो, अब इस चैप्टर का एक आखिरी हिस्सा है आरसी सर्किट। हालांकि नीट में यहां से क्वेश्चन हार्डली कभी आया है, बट सिलेबस का हिस्सा है तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, डीसी आरसी सर्किट, डीसी मतलब होता है दिष्ट धारा, है ना। डीसी मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कहते हैं इसको, बोले तो हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। कि दिष्ट धारा से जुड़े हुए आरसी सर्किट। आरसी मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, प्रतिरोध और संधारित्र से बने हुए सर्किट की बात कर रहे हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं हम लोग? संधारित्र और प्रतिरोध, इनसे बड़े हुए सर्किट की बात करते हैं। ठीक है, आसान पार्ट है, बस मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको समझना पड़ेगा, काफी आसान चीज, ध्यान सुनिए। कुछ ऐसा है सर, मेरे पास क्या होता है, एक हमारे पास सर्किट में क्या है, एक तो है प्रतिरोध, एक है संधारित्र, ये जुड़े हुए हैं किसी बैटरी सोर्स के साथ में, और यहां पे लगा हुआ है की, कुंजी लगा हुआ है। ठीक है, ये प्रतिरोध आर हो गया, ये सी हो गया, ये एमएफ ई हो गया। ठीक है, बात को सुनेंगे। ठीक है सुनेंगे भैया, एक मिनट ना बचो, ये बाहर का ना कचरे वाली गाड़ी आने वाली है और वो अभी डिस्टर्ब करेगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए फिलहाल। सुनो क्या कह रहे हैं हम लोग, सुनो 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 सुनो, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ सर्किट मेरे पास है, शुरुआत में क्या है, संधारित्र आपका पूर्ण रूप से खाली, उसमें कोई आवेश नहीं, उस पे उसके पास क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। भाई देखो, जैसे ही जैसे लास्ट टॉपिक आना, बच्चे भग गए क्लास से, क्या करे भाई लोग, क्या ही कर सकते हो, ऐसा कतई कतई खत्म लोग हैं। और इन लोगों को लगता है कि भाई ऐसी हरकतों से डॉक्टर बन सकते हैं, लोग को लगता है कि ऐसी हरकतों से लोग डॉक्टर बन सकते हैं। मतलब ऐसा टॉपिक आते ही से इससे क्वेश्चन नहीं आते, छोड़ो सर, क्या मतलब आ रहा है, फिर क्या मतलब है इसको पढ़ने से, हटाओ। भाई साहब क्या, मैं समझ नहीं पाता उन लोगों की मेंटलिटी। मतलब सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, मेहनत हमें कुछ नहीं करनी है, सर कम मेहनत में काम हो जाए, ऐसा काम बताओ। देखो भैया, अब हम कह रहे हैं कि शुरुआत में क्या होता है, संधारित्र का पेट एकदम खाली, इस पे कोई आवेश नहीं, तो क्या होता है, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाए, स्विच को ऑन किया जाए, स्विच ऑन करने के तुरंत बाद से क्वेश्चन में लैंग्वेज यही आएगी, क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ ऐसे ही मेरे पास आएगी, स्विच करने के तुरंत बाद। अरे से ये बताओ आप, यकीन 1 पॉइंट में फिलहाल सिलेबस कहां पहुंचा, यकीन 1 पॉइंट में फिलहाल सिलेबस कहां पहुंचा है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? देखो, टी इक्वल टू 0 सर, खाली पेट है, ये चाहता है कि करंट का फ्लो हो, वेव पहुंचे भी है, वेव खत्म हो गया कि चल रहा है, चार्ज पर पहुंच गया, अच्छा वेव एंड हो गया, 12 स्टार्ट होने वाला है, बढ़िया है। मतलब बेसिकली नवंबर एंड है ना इनके के लिए, हाँ नवंबर एंड में खत्म हो रहा है इनका। अपना ये तो लास्ट मंथ अपना हो गया था ना, ठीक है देखते हैं, बात समझते हैं। सुनो, अब क्या कह रहे हैं सर, इसके पास चार्ज है नहीं, ये चाहता है कि सर चार्ज का फ्लो करवाओ, है ना, कि चार्ज का फ्लो करवाओ, हमें आवेशित करो, हमें चार्ज चाहिए, हमें आवेश दो, ये चाह रहा है। तो जैसे स्विच ऑन करते हो, ये चाहता है कि करंट बिल्कुल जितना हो पाए उतना मैक्सिमम। सोचो, जो आदमी भूख के पेट बैठा हुआ है, कि खाली पेट एकदम कहते भूख लग रही है भयंकर,
भयंकर जबरदस्त भूख लग रही है, अगर उसको अगर उसको कहीं बिठा दो, कहीं पे भी आके कते भूखे पेट बैठा है, ओहो खाली पेट, कुछ है ही नहीं खाने को, खाने को बिठा दो कि भाई जितना है सब ले आओ, फटाफट तुरंत प्रभाव से कि भाई ठूसना है कतई, है ना, है ना। तो इस बार लगता है जल्दी खत्म करना चाहता है क्या सर? वो बेटा 1.2 आपका हमेशा जल्दी खत्म होता है, 1.2 आपका बैच हमेशा जल्दी ही खत्म होता है। जब लास्ट ईयर अपने वीएस सर थे, वो तो खतरनाक थे, वो खतरनाक थे, उन्होंने जनवरी में खत्म कर दिया था, उन्होंने जनवरी में भी एंड कर दिया था, है ना। वो खतरनाक थे भाई साहब, वो खतरनाक लोग थे। ठीक है सुनो, हम कह रहे भैया ये करा के जो है कि चार्ज का फ्लो हो जाए, चार्ज का फ्लो हो, चार्ज का फ्लो हो कि भाई मेरे पास चार्ज आए, भर भर के है, हाँ सर। तो क्या होता है, शुरुआत में चार्ज का फ्लो ये करवाना चाहता है, तो क्या होता है, टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर जो आपका संधारित्र है, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, हिंदी में कहे तो लघु पतित। देखो इंग्लिश वाला वर्ड कितना बढ़िया है, हिंदी में कर रखा है कतई खतरनाक है, तो कोई गाली दे रहे हैं। लघु पतित, है ना, लघु पतित मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस कितना, जीरो हो जाना, प्लेन वायर, है ना, लघु पतित की तरह कार्य करता है, की तरह कार्य करता है। मतलब ये करंट को बहुत आराम से फ्लो होने देता है, कोई लोड नहीं है, कोई भी लोड नहीं है। क्या कह रहा है कि अब जो सर्किट है वो बन गया है आपका शॉर्ट सर्किट जैसा, मतलब ये जो कैपेसिटर था वो बन चुका है प्लेन वायर, एक तरह से ये बन चुका प्लेन वायर। ये कहानी हो गई, ओहो। तो T इक्वल टू जीरो, सिंपल कहानी है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास बैटरी है, यहाँ पे संधारित्र था, लेकिन फिलहाल वो मेरे पास क्या है, शॉर्ट सर्किट बन चुका है, एकदम प्लेन वायर बन चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लेन वायर बन गया है, प्लेन वायर बन गया है मेरे दोस्त। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या इससे करंट फ्लो होगा? हाँ, बैटरी है, यस सर, सारा करंट यहां से फ्लो होगा, और परिपथ में फिलहाल इसके अलावा कोई नहीं है, परिपथ में प्रतिरोध के अलावा कोई नहीं है, तो बैटरी के द्वारा दी गई ऊर्जा सारी की सारी यही खाएगा, बैटरी के द्वारा दी गई ऊर्जा सारी की सारी यही खाएगा। और ये हाँ सर, मेरे पास क्या है, पहली बात, रेजिस्टेंस पर आने वाला पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा मिलेगा इस वक्त, कितना, ईएमएफ ई के समान मिलेगा, बहुत सही। सर कैपेसिटर पे कुछ नहीं मिलेगा सर, क्यों, फिलहाल चार्ज ही नहीं उसके पास, फिलहाल तो वो चार्ज मंगवा रहा है ना कि मुझे चार्ज लाके दो, अभी कुछ नहीं उसके पास, वो नंगा है, गरीब आदमी कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है। तो शुरुआत में कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता है, कैपेसिटर पे कोई विभव नहीं होता है, विभव नहीं होगा मेरे दोस्त, रुक जाओ उसमें थोड़ा सा ना ध्यान लेता हूं। वीसी कितना है, पैसा जीरो है। अब क्योंकि मेरे पास प्रतिरोध पर आपका विभव सबसे ज्यादा है, तो उसके हिसाब से करंट सबसे ज्यादा मिलता है इस वक्त, आई मैक्स, आई नॉट इसको मैं कहूंगा, कुल कितना विभव ई है, बटे प्रतिरोध कितना आर होगा। इस वक्त सर्किट में करंट सबसे ज्यादा फ्लो होता है ई बटा आर। उसके पास फिलहाल कोई विभव नहीं है, तो उसके पास कोई चार्ज भी नहीं है, चार्ज ही नहीं है भैया, बेचारा गरीब आदमी बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये कह रहे हैं, अब धीरे धीरे उसके पास चार्ज जाएगा, वो आवेशित होगा, उसका पेट भरेगा। सर आवेश आ रहा है लगातार पेट में, भाई सामान जा रहा है, भरते भरते एक दिन ऐसा आएगा कि उसका पेट पूरा भर जाएगा। अब जैसे वो पूर्ण रूप से आवेशित हो चुका है, उसका पेट भर चुका है, क्या अब वो आगे और खाना खा पाएगा? नहीं सर, अब वो आगे और आवेश को आने नहीं देगा, और करंट को फ्लो होने नहीं देगा। समझ लो कि भाई जब उसका पेट भर चुका है, अच्छा अच्छा अच्छा, पेट भर चुका है, पेट भर चुका है, तो हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं स्विच ऑन करने के लंबे समय बाद, ऑन करने के लंबे समय के बाद, लंबे समय के बाद मतलब t बराबर अनंत पे। तो यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे हुआ यह है कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है,
फुल चार्ज हो चुका है, अब वो और करंट फ्लो नहीं करवाएगा। तो जो कैपेसिटर है अगर फुल चार्ज हो गया तो कैपेसिटर ओपन सर्किट, हिंदी बोलो तो खुला परिपथ। खुला परिपथ मतलब जहां से करंट फ्लो नहीं हो सकता है, एक तरह से बोले तो अनंत प्रतिरोध की तरह काम करता है ना, की तरह कार्य करता है। की तरह कार्य करता है मतलब ये जो सर्किट है वो अब कुछ ऐसा नजर आएगा कि जहां पे संधारित्र था वो टूट गया बीच में से, खाली खुला परिपथ, और ये आपकी बैटरी है, ये आपका ईएमएफ हो गया, ये आपका आर हो गया, यहाँ पे कभी सी था। ठीक सर, अब आप समझिएगा सर। अब क्योंकि सर्किट बीच में टूट गया है, सर्किट बीच में से खुला हुआ है, तो करंट तो फ्लो नहीं हो सकता सर। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए पूरा बंद परिपथ हमें चाहिए होता है। करंट फ्लो करने के लिए हमें क्या है, पूरा एक बंद परिपथ हमें चाहिए होता है, पर बंद तो है ही नहीं। बंद बचा कहां है, ये तो खुला हो गया है। तो ऐसी अवस्था में क्या है, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो प्रतिरोध के सिरों पर कोई भी विभवांतर नहीं आ सकता सर। क्यों? आई इंटू आर, आई इंटू आर, तो आई कितना, जीरो। और सर बात तो सही कह रहे हो, बात तो सही कह रहे हो, कितना आई इंटू आर के साथ ये कितना मेरे पास जीरो आएगा, सही है, जीरो आएगा। हाँ 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 सर, एकदम सही, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो सर इसकी सारी ऊर्जा गई कहां, जब इसके पास कुछ नहीं आ रहा है, कोई पोटेंशियल नहीं आ रहा है, तो इसकी सारी ऊर्जा कहां गई, इसके पास। कैपेसिटर ने पेट भर लिया भाई साहब, पेट भर लिया, सारा खाना कहां गया, इसके पेट में, इसके पेट में। तो भैया अब संधारित्र के सिरों पर जो होता है विभव वो मैक्सिमम होता है, उसका पेट भर चुका है, मैक्सिमम एनर्जी साथ बैठा हुआ है, ये कितना उसका विभव हो गया। तो सर इस वक्त इस पे आने वाला चार्ज Q बराबर, Q मैक्सिमम होता है C इंटू वी, C इंटू वी है ना, C इंटू वी के हिसाब से देखेंगे भैया, तो Q नॉट अधिकतम मान कितना मेरे पास, आपका C इंटू ई बन जाएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? क्या मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात हो तो बताओ। मेजर क्वेश्चन आपके इन्हीं दो पॉइंट से आएंगे। मेजर क्वेश्चन अगर आपको यहां से पूछता है तो वो इन्हीं दो पॉइंट से बनता है। पॉइंट नंबर एक कि सर स्विच ऑन करने के तुरंत बाद संधारित्र बन जाता है प्लेन वायर, तो सर्किट में कितना करंट होगा, कितना आवेश होगा, ये पूछ सकता है ना। और अनंत समय के बाद, लंबे समय के बाद, स्विच ऑन करने के लंबे समय के बाद सर्किट में कितना करंट होगा, कितना उस पर चार्ज आएगा, वो सब पूछ सकता है आपसे सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये पॉइंट याद रखने का है। पर सर कहानी तो इनके बीच वाली भी तो है। आपने कहा एकदम शुरुआत में और एकदम आखिर की कहानी बताइए, बीच की कहानी कौन बताएगा? भाई वो मैं बताऊंगा, वो भी आपको मैं ही बताऊंगा। तो भैया अगले कुछ चंद मिनट जरा थोड़ा फोकस रखेंगे, है ना प्लीज। ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट तो कम है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन आए नहीं है, पर करना पड़ेगा, और थोड़ा मुश्किल आपको लग सकता है एक बार के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। सर वही मेरे पास एक प्रतिरोध है, ये आपका संधारित्र है, या आपका बैटरी है, या आपका सर्किट कंप्लीट होगा। सी है, प्रतिरोध आर है, बैटरी ई है। अब ये वो कहानी है जो अनंत, जो अनंत और शुरुआत के बीच की है, जब सर्किट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, इस पे कुछ ना कुछ आवेश आ चुका होगा, है ना। पेट पूरा भरा भी नहीं है, पूरा खाली भी नहीं है, थोड़ा बहुत भरा हुआ है, तो थोड़ा बहुत फिलहाल अभी और आना बाकी है, सर्किट में करंट भी है, आवेश भी है, सर ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इसके लिए KVL का समीकरण लगा दूं बंद परिपथ के लिए, हम जानते हैं ना, तो यहां से आवेश गया होगा, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, हाँ 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 लगा दो। यहां से लगाएंगे KVL, देखो भैया यहां से चलना स्टार्ट किया, धारा की दिशा में विभव घट जाता है I इंटू आर, वहां जाएंगे प्लस से माइनस जाऊंगा, विभव घट जाएगा, माइनस का Q बटा C, घूम के नीचे आऊंगा, माइनस से प्लस, बड़ी प्लेट पे गया हूं तो प्लस का E इक्वल में कितना, जीरो। बहुत सही, चल जाएगा। सर एक काम करता हूं, इसको वहां लेके चलते हैं, तो मेरे पास फिर इसको वहां लेते हैं, इसको वहां ले जाते हैं, तो E माइनस क्यू बटा सी बराबर I इंटू आर, चलेगा? हाँ सर बढ़िया है। सर एलसीएम ले लो, ई सी माइनस का क्यू बटे में सी, है ना, फिर सी लिख लेते हैं कि आपका आर
आई को लिखा मैंने कितना, डी क्यू बाई डी टी। कितना लिखा, डी क्यू बाई डी टी। ओके सर, ये क्यू वाले पूरे पद को लाऊंगा नीचे। क्यों भैया, क्योंकि क्यू क्यू एक तरफ होना चाहिए, तो ई सी माइनस क्यू एक तरफ ले आया, है ना। वो आर को यहां ले आओ, डी को ऊपर ले आएंगे, तो डी टी बटा कितना, आर सी हो जाएगा। बहुत सही, हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। हम करेंगे इसको इंटीग्रेट सर, कहां से कहां, जीरो समय जब आपके संधारित्र पे आवेश कितना, जीरो था। किसी टाइम टी जब उस पे आवेश कितना, क्यू आ गया। चलेगा, हाँ सर, ध्यान देंगे। एक बटा क्यू वाला पद है, एक बटा क्यू वाले पद का जो इंटीग्रेशन होता है भैया क्या आता है, लोग आता है, लोग। अरे सर सही है, तो एल एन ई सी माइनस का क्यू, लिमिट कहां से कहां सर, जीरो से कितना, क्यू तक चल जाएगा। एक बटा आर सी तो नियतांक है, यस सर। डी टी का समाकलन कितना, टी आएगा, लिमिट कितना, जीरो से लेकर टी तक का। लिमिट रखा जाए एल एन, पहले उच्च सीमा ई सी माइनस क्यू बटे, फिर कहेंगे निम्न सीमा, ओहो रुक जाओ, क्यू माइनस निम्न सीमा, क्यू की जगह पे कितना, जीरो डाल देंगे, ई सी बचेगा, इक्वल में कितना, टी बटा आर सी बचा हुआ है। हम जानते हैं सर log m माइनस log n का फॉर्मूला, log m माइनस log n का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो log m बाय n बन जाता सर, जी हम लोग जानते हैं। तो ln m ए सी माइनस क्यू बटे में कितना, ई सी आएगा, चल जाएगा, इक्वल में कितना है पास, टी अपॉन आर सी होगा सर, जी हाँ, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जरा सारी कहानी ध्यान से रखते हुए एक चीज देखते हैं, हाँ, याद करते हैं सर। ये जो देख रहे हो ना, ये सर डिवाइड में क्या है सर, डिवाइड में ये आपका लीनियर फंक्शन होता था, याद है, हाँ, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते थे सर, इसका इंटीग्रेशन हम लोग लोग में लिखते थे, हाँ हाँ सर याद है, लोग में लिखते थे सर, कितना एल एन ए एक्स प्लस बी लिखा करते थे, हाँ सर याद है याद है। पर ध्यान दो, साथ में जो वेरिएबल का गुणांक होता है, जो वेरिएबल एक्स का गुणांक ए होता है, साथ में उसका भाग भी देना पड़ता था। हाँ सो ये तो भूल ही गया, ये तो भूल ही गए। ध्यान देना, क्या यहाँ पे आपका वेरिएबल क्यू, उसका गुणांक माइनस एक है, अरे हाँ, वेरिएबल का गुणांक माइनस एक है, तो क्या मुझे उसका भाग देना चाहिए था, हाँ सर, ये छोटा पॉइंट जो हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। ठीक से माइनस वन आएगा, इस माइनस वन को वहां फेंक दे तो यहाँ पे कितना माइनस आएगा, माइनस आएगा सर, जी हाँ चलेगा। अब मुझे यहाँ पे लोग हटाना है, तो ये काम करेंगे अगले पेज पर, देखो मेरे पास ये आएगा सर, मैं लोग हटाना है, लोग हटाना है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में इंटरचेंज हो जाता है। लोग का मतलब होता है बेस में ई, तो भैया वो टर्म आएगी इस तरफ, तो ई का पावर माइनस टी बटा आर सी आएगा, इक्वल में ई सी बटा ई सी वन माइनस क्यू बटा ई सी होगा सर, जी हाँ, है ना। अब खाली इसको वहां भेजेंगे, इसको यहां लेके आएंगे, तो क्यू बटा ई सी वन माइनस ई के पावर कितना, माइनस टी बटा आर सी बनेगा, हाँ सर, ई सी को वहां फेंक देंगे। फेंका जाए तो क्यू बराबर ई सी वन माइनस ई की पावर माइनस का टी बटा आर सी होगा। ध्यान देते हैं, ईसी सर, ईसी मेरे पास क्या था सर, अगर ध्यान दोगे सर, ईसी मेरे पास क्या है, आपका सर्वाधिक आवेश जो अंत में मिलेगा, सीई क्या है, अधिकतम आवेश जो आपको लास्ट में मिलता है, एकदम लास्ट में, लास्ट में आपको जो आवेश मिलता है। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या है, आपका अंतिम आवेश। तो समीकरण कुछ इस प्रकार से भैया, क्यू बराबर क्यू नॉट अंतिम आवेश वन माइनस ई की पावर माइनस का टी बटा टाउ। सर टाउ क्या है, टाउ हो जाता भैया, टाउ देखो सर, टाउ मेरे पास आरसी है, आरसी, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, टाइम कांस्टेंट इसको कहा जाता है, समय नियतांक इसको कहा जाता है, समय नियतांक इसको कहा जाता है। ठीक है, ये संधारित्र के आवेशन का समीकरण है, मतलब किसी टाइम टी पर संधारित्र पे कितना आवेश हो, ये वो कहानी। किसी समय टी पर कैपेसिटर पर आवेश,
ठीक है। अब भैया मजबूरन मुझे क्लास थोड़ी यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि समय थोड़ा कम है, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ज्यादा नहीं बच रहा है, आधे घंटे का मैक्स बच रहा होगा अपने पास। तो आधे आधे घंटे 40 मिनट में अपना बचा हुआ पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समेत। ठीक है, तो ये बचा हुआ पार्ट हम लोग कल करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक की कहानी को क्लियर होगी। पहले बता दो, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट है क्या? सब क्लियर है? बेटा कल की क्लास का टाइम हम लोग रखेंगे सुबह या दिन में रखूं? कल की क्लास अपनी रहेगी, एक काम करो बताओ, आपको क्लास का मैं अपडेट देता हूं दिन में, आपको नोटिस बोर्ड पर डाल दूंगा। प्लीज शाम से पहले एक बार नोटिस बोर्ड जरूर देख लें। नोटिस बोर्ड और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर दोनों में डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग उसमें देख पाओ। ठीक है, एक बार उसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस पे बढ़िया सवाल बन जाते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ज्यादा कुछ इसमें बचा भी नहीं है। ठीक है, चैप्टर तो आपका खत्म ही हो गया है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलता है अगली बार। तब तक सभी के लिए सभी से अलविदा, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बेटा कोशिश करूंगा कि अर्ली मॉर्निंग रख पाऊं। ठीक है, ये प्रॉब्लम बेटा क्या ना कि कुछ काम है मेरे भी, तो अगर वो नहीं होंगे तो कर लेंगे क्लास मॉर्निंग में। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, टीबीपी, टीबीपी मैंने आपको ऑलरेडी 2 चैप्टर का डाल दिया है। करंट का भी बनवा रहा हूँ, वो भी आपका 2-3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो बैकलॉग है वो काफी हद तक कवर हो चुका है। अब सिर्फ एक ही चैप्टर की टीबीपी बाकी है, वो आज कल में रेडी करवा के आपको भेज देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।